मादरे जमहूरियत कहलाने वाली बेगम नुसरत भुट्टो कौन थीं? पाकिस्तान की साबिका खातून अव्वल नुसरत भुट्टो ने आमिर ज़ियाउल हक का किस तरह से डट कर मुकाबला किया? 1988 के जनरल इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बेगम नुसरत भुट्टो और उनकी बेटी पर कितने गंदे और गलीज इल्ज़ामात लगाए? आज की वीडियो में अपने शौहर, दोनों बेटों और बेटी को मरता देखने वाली नुसरत भुट्टो के ईरान में गुजरे बचपन से लेकर जवानी, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मोहब्बत और शादी, और आखिर में सियासत से लेकर गड़ी खुदा बख्श में दफन होने तक जिंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। पाकिस्तानी तारीख की मशहूर सियासी शख्सियात की बायोग्राफी सीरीज की किस नंबर 14 में खुशामदीद कहते हुए मैं हूँ अथरूबा रज़ा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पाकिस्तान में जमहूरी जिदोजहद की अलामत बेगम नुसरत भुट्टो 29 मार्च 1929 को ईरान के तारीखी शहर इस्फहान में पैदा हुई। उनका ताल्लुक ईरानी कुर्द फैमिली से था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सलाहुद्दीन अयूबी भी नस्लन कुर्द थे। आज के दौर में कुर्द ख़ानदान ईरान, इराक, शाम और तुर्की में बड़ी तादाद में आबाद है, बल्कि अब तो इराक के मगरबी इलाकों पर मुश्तमिल एक आज़ाद रियासत कुर्दिस्तान भी वजूद में आ चुकी है। बेगम नुसरत इस्फहानी के वालिद एक कामयाब बिजनेसमैन थे। उनका कारोबार ईरान के अलावा मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कराची और बम्बई तक फैला हुआ था। नुसरत इस्फहानी अपने बचपन में कई मरतबा कराची आती रहीं। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम ईरान में हासिल की और यूनिवर्सिटी ऑफ इस्फहान से BA ह्यूमैनिटेरियन किया। पाकिस्तान बनने के बाद उनकी फैमिली कराची शिफ्ट हो गई और नुसरत इस्फहानी ने यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स को ज्वाइन कर लिया। कहा जाता है कि मुंबई के तफरीही मुकाम खंडाला में नुसरत इस्फहानी और उनकी फैमिली ठहरी हुई थी कि इत्तफाक से मिस्टर शाहनवाज भुट्टो भी अपने बीवी बच्चों के साथ वहां मौजूद थे। शाहनवाज भुट्टो के जवान साल बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वहां पहली मर्तबा खूबसूरत ईरानी लड़की नुसरत खानम इस्फहानी को देखा और उनसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया, लेकिन दोनों में ज़्यादा बातचीत ना हो सकी। कुछ अरसे बाद किस्मत ने दोनों को मिलने का एक और मौका दिया और कराची की एक बर्थडे पार्टी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नुसरत इस्फहानी नजर आई। तब मिस्टर भुट्टो ने नुसरत इस्फहानी से पूछा, क्या आप आइसक्रीम खाना पसंद करेंगी? नुसरत इस्फहानी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर मिस्टर भुट्टो ने उनको आइसक्रीम ला कर दी और दोनों की ये मुलाकात दोस्ती से मोहब्बत में बदल गई। ये सच्ची मोहब्बत ही थी कि नुसरत इस्फहानी ने ये भी परवाह नहीं की कि जुल्फ़िकार भुट्टो पहले से शादीशुदा है। और फिर 8 सितंबर 1951 के रोज़ नुसरत इस्फहानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ रिश्ता अज़दवाज में बंध गईं और बेगम नुसरत भुट्टो के नाम से पहचानी जाने लगीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासत में लाने का क्रेडिट बेगम भुट्टो को जाता है। सदर सिकंदर मिर्ज़ा की अहलिया नाहीद बेगम मोहतरमा नुसरत भुट्टो की करीबी दोस्त थीं और उसी की सिफारिश पर सिकंदर मिर्ज़ा ने भुट्टो को अपनी कैबिनेट में वजीर बनाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान की काबीना में कई वजारतों में काम करने के बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा बनाए गए, तो उस दौरान बेगम नुसरत भुट्टो अमूर खानादारी के अलावा सियासी सरगर्मियों में भी दिलचस्पी लेती और भुट्टो की हर मुमकिन मदद करती रहीं। मुआहिदा ताशकंद के खिलाफ एहतजाज करते भुट्टो ने मिनिस्टरशिप से इस्तीफा देकर अपनी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, तो बेगम नुसरत भुट्टो को पीपल्स पार्टी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो बेगम नुसरत भुट्टो पाकिस्तान की खातून अव्वल बन गई। तब मिसेस भुट्टो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती और गैर मुल्की दौरों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नजर आती। ज़िया मार्शल लॉ के बाद जब पूरे मुल्क में सन्नाटा छा चुका था और लोगों की ज़ुबानों पर ताले लग चुके थे, उस वक्त बेगम नुसरत भुट्टो ने मुज़ाहमत की सियासत करके दिखाई। मार्शल लॉ के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने की पादाश में मोहतरमा नुसरत भुट्टो को कई बार गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि ज़िया आमरीत के दिनों में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाबंद सलासल थे, एक रोज़ लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए बेगम नुसरत भुट्टो का सर फाड़ दिया और उन्हें 12 टांगे लगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो जनरल ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप के खिलाफ सियासी जिदोजहद करती रहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जेल में आखिरी मुलाकात के दौरान बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को मशवरा दिया था कि वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर चली जाएं, लेकिन बेगम भुट्टो ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
جب بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تو بیگم بھٹو جمہوریت کی بحالی کے لیے کوشاں ہوئیں اور MRD تشکیل دے کر انہوں نے بھٹو کے بڑے بڑے مخالفین کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا۔ سردار شیر باز مزاری اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ جب 70 کلفٹن پر MRD کا پہلا اجلاس ہو رہا تھا تو اچانک کمرے میں بے نظیر بھٹو داخل ہوئیں اور بہت غصے میں بولیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جن کے ہاتھ میرے والد کے خون سے رنگے ہوئے ہوں۔ جنرل ضیاء الحق کی چھتری تلے ہونے والے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا بیگم نصرت بھٹو نے بائیکاٹ کیا۔ پیپلز پارٹی کو 1988 کا الیکشن ہرانے کے لیے اس وقت اسلامی جمہوری اتحاد کے سرخیل میاں محمد نواز شریف نے بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کرتے ہوئے تمام حدیں پار کر دیں۔ الیکشن کی گہما گہمی کے دنوں میں ایک صبح اخبارات میں ایک بڑا سا اشتہار چھپوایا گیا جس میں کسی ساحل سمندر پر کسی لڑکی کی عریاں فوٹو کے اوپر یہ عنوان دیا گیا: بے نظیر کی بے لباسی اور اخلاق سے بے نیازی۔ کبھی اخبارات میں بے نظیر بھٹو کی یونیورسٹی لائف کی تصاویر پبلش کی گئیں تو کبھی نصرت بھٹو کے ہاتھ میں شراب اور لوگوں سے گلے ملنے کی تصاویر کے پوسٹر چھپوا کر پورے پاکستان میں بانٹے گئے، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1988 کا جنرل الیکشن آیا تو بیگم نصرت بھٹو نے چترال کے حلقے NA 24 اور لاڑکانہ کے حلقے NA 164 سے انتخاب لڑا۔ بیگم نصرت بھٹو نے دونوں حلقوں میں اپنے مد مقابل امیدواروں صاحبزادہ محی الدین اور حمیدہ بیگم کو شکست دی اور پہلی بار MNA منتخب ہوئیں۔ 1988 کے عام انتخابات میں زبردست کامیابی کے بعد پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی تو انہوں نے اپنی والدہ نصرت بھٹو کو اپنی کابینہ میں سینئر منسٹر بنایا۔ بختیار بھٹو کی پیدائش کے دوران جب بے نظیر بھٹو چھٹیوں پر تھیں تو بیگم نصرت بھٹو پاکستان کی قائم مقام وزیر اعظم بھی رہیں۔ وہ 1990 کے الیکشن میں لاڑکانہ والے حلقے سے دوسری مرتبہ جیت کر MNA بنی اور اپنی بیٹی بے نظیر کے ساتھ مل کر وزیر اعظم نواز شریف کی اپوزیشن کرنے لگیں۔ تب پیپلز پارٹی کو سندھ میں اکثریت ملی تھی اور وہ صوبائی حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی تھی، لیکن میاں نواز شریف نے پیپلز پارٹی کو صوبہ سندھ میں حکومت بنانے نہیں دی اور جام صادق علی خان کو وزیر اعلیٰ سندھ بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایئرپورٹ پر جام صادق اور بیگم نصرت بھٹو کا آمنا سامنا ہوا تو جام صادق نے شرارت کرتے ہوئے بیگم بھٹو سے کہا ہیلو ممی، جس پر بیگم نصرت بھٹو نے اسے کہا شٹ اپ باسٹرڈ، تو پھر جام صادق کو آرام آیا۔ 1993 میں بیگم نصرت بھٹو مسلسل تیسری مرتبہ لاڑکانہ والی سیٹ سے الیکشن جیت کر MNA بنی۔ 1993 کا جنرل الیکشن ایک حوالے سے یادگار تھا۔ 1993 کے بعد بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنی، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ اس وقت بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کے علاوہ آصف علی زرداری اور ان کے والد حاکم علی زرداری بھی MNA بنے تھے۔ یاد رہے کہ بے نظیر بھٹو کے لگائے ہوئے صدر پاکستان فاروق لغاری نے ہی ان کی حکومت کو ختم کیا تھا۔ اگر فاروق لغاری کی بجائے محترمہ نے اپنی والدہ کو صدر پاکستان بنایا ہوتا تو شاید بے نظیر بھٹو 5 سال اپنی حکومت چلا پاتی۔ بیگم نصرت بھٹو ریڈ کریسنٹ یعنی ہلال احمر پاکستان کی چیئرپرسن کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت ابرار الحق ہلال احمر کے چیئرمین ہیں۔ ساری زندگی سانحہ نصرت بھٹو کا مسلسل پیچھا کرتے رہے۔ ان کی زندگی میں سکھ کم اور دکھ بہت نظر آتے ہیں۔ ان کے شوہر ذوالفقار علی بھٹو کو 51 سال کی عمر میں فوجی صدر ضیاء الحق کے دور میں پھانسی ہوئی۔ اس کے 6 سال بعد 1985 میں نصرت بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو جو فرانس میں رہتے تھے، وہ صرف 26 سال کی عمر میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے اور انکوائری کے لیے فرانس کی پولیس نے شاہ نواز بھٹو کی بیوہ کو گرفتار کر لیا۔ جبکہ 1996 میں بیگم نصرت بھٹو کے بڑے صاحبزادے مرتضیٰ بھٹو کو کراچی میں پولیس اہلکاروں نے گولیوں سے بھون ڈالا۔ یاد رہے کہ اس وقت بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھیں، جو نصرت بھٹو شوہر کی پھانسی اور اپنا سہاگ اجڑنے پر بھی چٹان بن کر کھڑی رہی، جسے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہونے والے ظلم و ستم بھی نہ جھکا پایا۔ اسی نصرت بھٹو نے اپنے لاڈلے بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو کی لاش دیکھی تو ماں کی ممتا کو وہ روگ لگا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ بیگم نصرت بھٹو الزائمر نامی دماغی بیماری میں مبتلا ہو گئیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور یادداشت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی
और वो जिंदा लाश बनकर रह गईं। बेगम नुसरत भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरस दुबई में गुजारे और आखिरी अयाम में वो किसी को पहचानने से भी कासिर थीं। दिसंबर 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो बेगम नुसरत भुट्टो अपनी आंखों से देखते हुए भी इससे बेखबर रहीं और बिलाखिर वो तवील अलालत के बाद 23 अक्टूबर 2011 को वफ़ात पा गईं और उन्हें गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अपने दोनों बेटों और बीबी बेनज़ीर के करीब दफन किया गया। बेगम नुसरत भुट्टो को बैनुल अक़वामी सतह पर ढेरों अवार्ड्स दिए गए। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क और जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें निशान इम्तियाज़ से नवाजा था। एक पाकिस्तानी सहाफ़ी लिखते हैं कि मैंने इस्फ़हान में एक ईरानी से पूछा कि इस्फ़हान की वो कौन सी शख्सियत है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल है। मेरे सवाल पूछने पर उसकी आंखों में चमक आ गई और फ़ख्र से बोला, मैडम नुसरत भुट्टो। याद रहे कि बेगम नुसरत भुट्टो की सगी बहनों के बच्चे आज भी ईरान के शहर इस्फ़हान में रहते हैं। बेगम भुट्टो की औलाद में से सनम भुट्टो अभी तक जिंदा हैं। सनम भुट्टो सियासत से दूर है और अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में रहती हैं। बेगम नुसरत भुट्टो के 8 पोते पोतियां और नवासे नवासियां हैं। बेनज़ीर की औलाद में बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो। सनम भुट्टो की औलाद में आज़ादी भुट्टो और शाहमीर हुसैन भुट्टो। मीर मुर्तज़ा भुट्टो की औलाद में फातिमा भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर और आखिर में शाहनवाज भुट्टो की इकलौती बेटी ससी भुट्टो है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बायोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि फांसी के बाद भुट्टो के कपड़े उतार कर उनकी तस्वीरें और फुटेजेस क्यों बनाई गईं, तो यहाँ ऊपर क्लिक करें और मौलाना विस्की कहलाने वाले भुट्टो के वज़ीर मौलाना कौसर नियाज़ी की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे क्लिक करें। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।